हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा में आपका स्वागत है। आज फिर से हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए, यानी कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है 2021 में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं करंट से भी रिलेटेड हैं और ये स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर कर रहे हैं। सो प्लीज़ बने रहिए और देखते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 5 हम आरटीएम की कर चुके थे, ये पार्ट 6 है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रवासी भारतीय दिवस, कि प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में क्या सही है। तो फर्स्ट वन इज, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड इज, selected overseas Indians are also honored with Pravasi Bharatiya Samman Award. Third one is, the first chapter of Pravasi Bharatiya Divas was held in 2000, यानी कि 2000। ये कह रहे हैं कि जो पहला है ऑप्शन इसका, देखते हैं एक बार, कि प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है मजबूती करने के लिए ओवरसीज इंडियन, यानी कि जो विदेश में रहते हैं हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और दूसरा है कि ये ओवरसीज इंडियंस आर आल्सो ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से इनको ऑनर यानी कि सम्मान दिया जाता है। एंड इसका जो चैप्टर है जो स्टार्ट हुआ है, पहला चैप्टर मतलब फर्स्ट टाइम ये भारतीय प्रवासी दिवस 2000 यानी कि 2000 में मनाया गया था। तो विच अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट बिकॉज प्रवासी भारतीय दिवस जो है सेलिब्रेट एवरी ईयर, नॉट एवरी ईयर, ये एवरी 2 ईयर्स पे मनाया जाता है गाइस। बिकॉज पहले ये एवरी ईयर मनाया जाता था, लेकिन 2015 से ही हर 2 साल पे मनाया जाता है। एंड तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड इज, सेलेक्टेड ओवरसीज इंडियंस आर आल्सो ऑनर्ड, दैट इज आल्सो राइट, यानी कि सेकंड इज राइट। थर्ड इज, ये चैप्टर प्रवासी भारतीय दिवस 2000 से नहीं, ये 2003 से मनाया जाता है। 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी, 2003 से मनाया जाता है। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसको, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा इसको मनाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसकी इस बार जो 16 पीवीडी था, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस था, उसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रवासी भारतीय दिवस। तो आंसर इज सी, सेकेंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्फेंट and child mortality has been declined in the all Indian states. Second is, among all the surveyed states and union territories, Bihar displays the highest prevalence in infant and child mortality. तो ये पूछ रहा है कि भैया जो इन्फेंट रेट है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है, वो क्या है और डिक्लाइन हुआ है ऑल इंडियन स्टेट्स में, या फिर कि जो सर्वे के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी, सारे यूनियन टेरिटरी और सारे स्टेट्स में बिहार को सबसे हाईएस्ट रेट है इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। तो देखो पहला जो ऑप्शन है 52 का वो है रॉन्ग, बिकॉज ऑल द इंडियन स्टेट्स में ये डिक्लाइन नहीं हुआ है। ऑल द इंडियन स्टेट्स में ओनली डिक्लाइन नहीं हुआ है, क्योंकि infant and child mortality rate decline in most of the Indian states, not all. तो first is wrong. And second is, among all the surveyed states, union territories, बिहार also obvious है, बिहार का जो सबसे ज़्यादा है, तो second is right. तो answer is B. Next question guys. With reference to the communication technology, what are the difference between LTE यानी कि long term evolution and voltage यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म रिवोल्यूशन। ये LTE और वोल्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट वन इज LTE यानी कि लॉन्ग टर्म रिवोल्यूशन इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड वोल्ट, और जो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म रिवोल्यूशन है इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। मतलब LTE है ये मार्क किया जाता है 3G के लिए, और वोल्ट किया जाए जो एडवांस 3G मार्केट है लाइक 4G एंड ऑल। तो देखते हैं, LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्ट इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, यानी कि LTE केवल डेटा टेक्नोलॉजीज है और वॉइस ओनली, वोल्ट जो है वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी है। गाइस मैंने पहले भी बताया कि जहाँ सुपरफ्लॉस वर्ड यूज होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा चांस हो जाता है कि क्वेश्चंस का थोड़ा रॉन्ग होने का। तो सेकंड को कहीं ना कहीं हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज
not only data, LTE is also the voice and data, and volt is also voice and data. So those both are included in that form. And first is also कि LTE is not marked with 3G and volt is only marked on advanced 3G. It's not about that. तो first is also wrong. Answer is D, neither first or not two. तो आंसर हो गया इसका D. देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या, टेलीकम्युनिकेशन कहता है कि रिसेंटली जो ऑक्शन हुआ है 4G स्पेक्ट्रम का, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होता है, उसके बारे में बताता है कि जो वोल्ट है उसका क्या है, वॉइस कॉल्स ओवर ए 4G LTE नेटवर्क पे होता है रादर देन 2G और 3G, जबकि जो LTE है वो क्या होता है, वो उस पर 2G और 3G पे भी काम कर सकता है. तो दैट इज बोथ आर रॉन्ग. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the 5G regarding, consider the following statement regarding 5G मोबाइल नेटवर्क, यानी कि 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में ये बात करें. तो फर्स्ट वन, 5G टेक्नोलॉजी इज मेन टू डिलीवर हायर मल्टीपल GPFs, यानी कि गीगाबाइट पर सेकेंड पीक डाटा, ये स्पीड देता है इतनी, अल्ट्रा हाई लेटेंसी है इसकी, मोर रिलायबल है ये, एंड मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी है इसकी. देखते हैं. सेकेंड इज गाइस, अरे आजा भाई, कि 5G इज वायरलेस डिवाइसेस विल कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड टेलीफोन नेटवर्क बाय रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो वेव्स का यूज करते हैं थ्रू लोकल एंटीना. ये 5G का क्वेश्चन एक बार PCS में भी पूछा गया था, मतलब 4G और 3G से रिलेटेड, और एक बार UPSC में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है LTE और वोल्टी से रिलेटेड. तो टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता. तो एट प्रेजेंट 5G टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल ओनली इन US, चाइना एंड सम यूरोपियन कंट्रीज. तो विच अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखो मैंने पहले बताया कि ओनली, ऑल, अदर, निदर, ये सब वर्ड आते हैं, तो थोड़ा सा वर्ड फ्लोजिंग पे थोड़ा हमें ध्यान देने वाली बात हो जाती है. तो देखो 5G के बारे में पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि 5G जो है मोबाइल नेटवर्क न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड, फर्स्ट 2G, 3G, 4G एंड ऑल, एंड यू नो गाइस all 5G devices in a call are connected to internet and telephone network by radio waves through a local antenna in the cell. तो second is right, second option is right, first all wrong. थर्ड इज, अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए 5G टेक्नोलॉजी को, तो ये डिप्लॉयड हो चुके हैं करीब 35+ कंट्रीज में, नॉट ओनली US, चाइना एंड सम यूरोपियन कंट्रीज. तो इसमें 35 से ज़्यादा कंट्रीज इसको फॉलो कर रहे हैं, 35 से ज़्यादा कंट्रीज में ये यूज़ हो रही है. तो थर्ड इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. तो गाइस फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, तो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो यह बात कर रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में, एंड ऑप्शन थोड़ा सही से क्लोज पढ़ने पड़ना कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट. करेक्ट और नॉट करेक्ट तो थोड़ा सही से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा. तो ऑप्शन देखते हैं. BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. यानी कि ये कहना है कि जो BIS है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है, या BIS जो है इसका जो हेड है वो अपॉइंटेड किया जाता है कैबिनेट एजेंट की कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड BIS एक स्टेटरी बॉडी है. तो कह रहे हैं विच ऑफ द नॉट करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट पूछ रहा है. तो देखो फर्स्ट इज कि BIS जो है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नॉट अबाउट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये क्या किया जाता है, उसके अंडर में काम करता है. ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ऑफ इंडिया की जो इसके अंडर काम करती है. तो फर्स्ट इज रॉन्ग गाइस. एंड सेकंड इज, अगर देखा जाए BIS एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग ये 23 दिसंबर 1986 को किस में आया, इफेक्ट में आया, यानी कि पिक्चर में ये आया. एंड इसका जो अपॉइंटमेंट होता है मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री द्वारा होता है, वो उसका होता है एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ द BIS, जो इसको एडमिनिस्टर करता है, जो इसको कंट्रोल करता है. तो सेकंड इज ऑल्सो गाइस रॉन्ग. हाँ ऑफ कोर्स BIS इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. तो नाउ थर्ड इज राइट. तो रॉन्ग पूछा है तो आंसर इज ए. अब बात करते हैं 56, जस्ट टॉकिंग अबाउट नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट्स, यानी कि जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है. तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक कर रहे हैं करंट से, कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट से, तो काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं अगर आप इनको पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज NIO के बारे में बात कर रहा है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग द कॉमर्शियली। सेकंड इज आउटसोर्स असेंबली ऑफ सबमरीन्स एंड शिप्स, यानी कि आउटसोर्स असेंबली करता है सबमरीन और शिप्स के लिए। इंडक्शन ऑफ इमर्जिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज एंड एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम। ये कह रहा है कि विच आर करेक्ट आंसर। ये कह रहा है नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है कि ट्रांसफर करता है टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री, किसके लिए, प्रोड्यूसिंग द कॉमर्शियली, यानी कि कॉमर्शियली प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज NIO है वो 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो नवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन जो काउंसिल है NTAC, वो क्या करता है, उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, नंबर 1 इनोवेशन में, दूसरा इंडिजनाइजेशन में। वो करता है इसको एपेक्स लेवल के काम, यानी कि ए वर्किंग ग्रुप अंडर द NTAC विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, नॉट NIO, एंड ए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन हैज ऑल्सो बीन क्रिएटेड फॉर इंडक्शन ऑफ इमर्जिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजीज इन एन एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम। यानी कि NIO का काम नहीं है, ये NIO के 2 फंक्शंस हैं, 2 बॉडीज हैं। वो NTAC जो वर्किंग ग्रुप है इंप्लीमेंट करता है प्रोजेक्ट को, वो है NTAC, यानी कि मतलब नवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, ये काम करता है। दूसरा है टेक्नोलॉजी यानी कि TDAC, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन। तो TDAC क्या करता है, टेक्नोलॉजी देता है, और NTAC इंप्लीमेंट करता है। तो फर्स्ट इज गाइस रॉन्ग। सेकंड की बात हो रही है कि आउटसोर्स असेंबली ऑफ सबमरीन एंड शिप्स, ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि NIO के फंक्शन क्या है, ये डेडिकेट करता है स्ट्रक्चर फॉर द एंड यूजर्स टू इंटरेक्ट विद एकेडमी, यानी कि एकेडमिक्स के साथ और इंडस्ट्री के साथ। बिकॉज इसका ऐसा कोई काम नहीं है कि वो क्या करे, असेंबल करे या सबमरीन को आउटसोर्सेज के थ्रू, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। तो आंसर इज सेकंड इज रॉन्ग ऑल्सो एंड थर्ड इज रॉन्ग, राइट, सॉरी थर्ड इज राइट। तो आंसर इज बी, बिकॉज इमर्जिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम, ये NIO का काम है और ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एस्केप क्लॉज के बारे में है, यानी एस्केप क्लॉज इन द FRBM, यानी कि FRBM एक्ट की बात कर रहा है। अलाउ सेंटर टू एक्सीड द एनुअल फिजिकल डेफिसिट टारगेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ये कह रहा है कि जो सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स हैं हमारे, वो किसके अंडर में, यानी कि FRBM एक्ट अलाउ करता है ऐसा, उनको एस्केप यानी कि बचने का कोई ऐसा क्लॉज है। तो गाइस देखते हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल सिक्योरिटी की अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स है नेशनल सिक्योरिटी। सेकंड इज नेशनल क्लेमिटी। थर्ड इज कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्थ इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ओके, तो ये 4 ऑप्शन हैं, इसकी पूछा है कि करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से। तो गैस इसकी अगर बात की जाए तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी सीतारमन, उन्होंने इन्वोक किया था एस्पेक्ट क्लॉज को फाइनेंशियल ईयर 21, यानी इसी साल उसको एस्केप क्लॉज को, बिकॉज इट्स टू रिलैक्स द फिजिकल डेफिसिट, यानी कि फिजिकल डेफिसिट में हमें आराम मिल जाए, इजीली हम फिजिकल डेफिसिट को टारगेट कर सकें, ये उसके लिए एस्केप क्लॉज लाया गया है। और ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को रिलैक्स द फिजिकल डेफिसिट टारगेट अप टू 50 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 50 बेसिस का मतलब 0.5%। ओके, एंड इसके सेक्शंस में जो आते हैं वो कौन कौन से, मैं ग्राउंड बता देता हूँ। फर्स्ट वन है द ग्राउंड इंक्लूड्स नेशनल सिक्योरिटी और वॉर, नेशनल कैलेमिटी है, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, एंड डिक्लाइन इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ ए क्वार्टर बाई एटलीस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट्स। तो गैस इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो टीच ऑल आर इन दैट एस्केप प्लान। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इसी साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में लाया गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। नेक्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट असीम पोर्टल। असीम पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली बाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है असीम पोर्टल गाइस। तो असीम पोर्टल को लॉन्च किया है, इसका शायद CDS के एक एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो असीम पोर्टल जो है यह आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग है, इट टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए और स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग करेगा ये गाइस। तो ये किसके द्वारा लाया गया है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि MSD के द्वारा लाया गया है। तो
आंसर इज डी, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आंसर डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मलेरिया। अब गर्मी आने वाली वैसे भी, तो मलेरिया का थोड़ा स्कोप हो सकता है। तो मलेरिया इज कॉज बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, ये सब पता होगा आपको, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो इससे कॉज बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये पैरासाइट होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। थर्ड इज देयर इज करंटली नो कॉमर्शियली अवेलेबल मलेरिया वैक्सीन, यानी कि इस समय कोई भी कॉमर्शियली मलेरिया की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये पूछ रहा है विच आर द राइट आंसर। तो गाइस आई थिंक ऑल थ्री आर राइट अकॉर्डिंग टू मी। तो डी इज आर राइट आंसर, बिकॉज देखो अगर बात की जाए थोड़ा मलेरिया के बारे में, ये WHO ने इसको अब तक कोई वैक्सीन नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट एफिकेसी, बिकॉज इसके 4 इंजेक्शंस होते हैं एंड हैज ए रिलेटिवली लो एफिकेसी, उनकी बहुत कम एफिकेसी होती है। तो ऐसा कुछ अभी किया नहीं है कि कोई ऐसा वैक्सीन बनाए। तो आंसर इज क्या है, डी, और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग रूल इन इंडिया, यानी कि ये बात करें कि रूल इन इंडिया के ड्यूरिंग कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे, देखते हैं। फर्स्ट वन इज संस्कृत कॉलेज एट बनारस, नंबर 1 इज संस्कृत कॉलेज एट बनारस, वो कौन थे, विलियम जोनास इसके फाउंडर थे। सेकंड इज कलकत्ता मदरसा, इसके फाउंडर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। थर्ड वन फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके जो फाउंडर थे आर्थर वेलेजली। तो ये पूछ रहा है कि विच पेयर आर करेक्ट। दो देखो गाइस, दो कलकत्ता मदरसा है, यानी कि उसको जो 1781 में वो सेटअप किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, दैट इज राइट। एंड 1791 की बात करें, जो संस्कृत कॉलेज है और बनारस का, वो जो हमारे जोनाथन डंकन थे उनके द्वारा, बिकॉज जोनाथन डंकन द ब्रिटिश रेजिडेंट थे बनारस में, उन्होंने इसको लागू किया था, उन्होंने ओपन किया था। तो फर्स्ट इज एलिमिनेट, फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा अभी थर्ड है, तो सेकंड इज राइट है, तो यू कैन एलिमिनेट ऑल दीज आंसर्स, तो बी इज आंसर। लेकिन थर्ड को देख लेते हैं। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है गाइस, उसको लॉर्ड रिचर्ड कोली वेलेजली ने, नॉट आर्थर वेलेजली, ये ध्यान रखने वाले थे, लॉर्ड रिचर्ड कोली वेलेजली ने इसको फर्स्ट स्टेप में किया था, बिकॉज वहाँ सर्व जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए फाउंडेड किया था फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए। तो थर्ड इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, नॉट आर्थर वेलेजली, तो दैट इज वेरी कन्फ्यूजिंग। द आंसर इज बी। तो थैंक यू गाइस, देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट हम आगे करेंगे